सो तो वैसे तो हमें पता है ना, u और v1 काट लेंगे, 3 इक्वेशन बन जाएगी, 3 वेरिएबल बन जाएगा ना, उससे तो आ ही जाएगा। तो ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई आसान तरीका, u1 u2 u3, v1 सॉरी v1 u है, v1 v2 3 है। तो वैसे आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये कैसे आया होगा, ये ना उसका इनर वो है ना, मतलब ये जो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, तो ये कहीं ना कहीं किसी बेसिस से आया होगा। तो वो बेसिस हम देख ले अगर, तो वैसे मिल सकता है। तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई नहीं, उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। लेट से ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का, फिर यहाँ से एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकालना पड़ेगा, है ना, ए इनवर्स बी, वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। बड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही लग रहा है। तो इसको कैलकुलेशन करना है, इसको मैं भी कैलकुलेशन नहीं करता, मतलब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनेगा, अगर आप सॉल्व करोगे इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे आप v1 के साथ, इसके साथ, तो क्या आएगा, a अपॉन रूट 3, फिर ऐसे b अपॉन मतलब माइनस बी अपॉन रूट 3 सी अपॉन दिस, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, इसका हो तो जाएगा उससे भी। रूट में रहा था हाँ, इक्वेशन में सर, रूट में आ रहा है ना उसका। रूट तो नंबर्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एबीसी में रूट थोड़ी है, डिटर्मिनेंट निकालोगे सब खत्म हो जाएगा। बट सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा, इसका मैं कहीं देखा था सॉल्यूशन, कोई इनर प्रोडक्ट से किया था, एनीवे तो अभी छोड़ो, बस उसको कैलकुलेशन करके ही देख लो, नहीं तो फिर टाइम लगेगा, अभी बाकी क्वेश्चन में देखता हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन पे है, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें लगाने हैं, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पिछला क्वेश्चन उस पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे ब्रेक करके कर लो, हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसको इसमें कैसे करेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। इसमें हाँ, तो इसमें भी हाँ, वो उसमें वही करके देखो एक बार क्या आता है। और आप जो बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट लेंगे कोएफिशिएंट का। नहीं, इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, वो एक इनर प्रोडक्ट वाला भी कहीं देखा था, अभी तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा क्या था। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन जैसे है, अभी ये कर लो, अभी ये देखो जो इजीली हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, बता रखा है A011 इज 400, A1, सो इट्स लाइक कुछ दे रखा है ना, जैसे AV1 इज समथिंग दे रखा है आपको, U1 मान लो, AV2 इज U2, AV3 इज U3, ऐसा कुछ दे रखा है आपको। अब यहाँ पूछ रहा है ये क्या होगा, तो इसी के केस में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो ये सब भी थोड़े कैलकुलेशंस हैं, इसमें क्या है, जैसे ये मान लो अभी के लिए 110 है, क्या 110 को हम इस V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? देखो तुम लोग कैसे करोगे। बताओ भाई, जैसे यहाँ पे देखो, एक तो मुझे समझ आ रहा है, यहाँ से ये समझ आ रहा है कि V1 V2 V3 कर दूंगा ना, तो यहाँ से क्या सम आ जाएगा, जैसे A टाइम V1 प्लस V2 प्लस V3, तो U1 U2 U3 को ऐड कर दो, ये तो चलो ऐसे ही ऐड कर लो, तो 4 4 4 है, तो ये हो जाएगा 4 4 4, और V1 V2 V3 को ऐड करोगे ना, तो 2 2 2 आ जाएगा, राइट, तो 2 बाहर कर लो, 2 टाइम A यहाँ बचेगा 1 1 1 इज इक्वल टू 4 4 4,
और यही तो पूछा है, तो यहाँ से आ गया a टाइम 111 इज 222। तो ये कौन से ऑप्शन तक पहुंच गए हम सी पे पहुंच गए। देखो सी वाला ऑप्शन चेक करो। मैंने क्या किया, ये जो 3 इक्वेशन दे रखा है ना, ए बी वन इज यू वन, ए बी टू यू टू, या ए बी थ्री इज यू थ्री, अभी के लिए इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। यू ऐड ऑल 3 इक्वेशंस, तो 1 2 3, आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे ना, ये ऐसा आ जाएगा, और ये v1 v2 ये ना, ये ऐड करो, ये ऐसा होगा, ये वाला 2 2 2 आ जाएगा। व्हेन यू ऐड ऑल 3 इक्वेशंस तो ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया, तो ये तो 2 2 2 आया, यहाँ पे 202 है, तो ये तो गलत कह रहा है ना, देख लो। सर ऐड कैसे की? अच्छा, टू बाहर निकल गया। अब देखिए, अब आपको ए ऑप्शन चाहिए ना, तो आ गया। इस ये फोर्थ इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। हाँ नहीं, फोर्थ में फर्स्ट को किसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा फर्स्ट को, यस। सो इस फोर्थ इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, चेक कीजिए। तो फोर्थ इक्वेशन में फर्स्ट वाले इक्वेशन को घटाओ तो आएगा ए टाइम, यहाँ 111 है और यहाँ पे है 011, तो 100 बचेगा। इधर 222 में से घटा दो 400, तो कितना बच जाएगा, -222 आएगा, ये आएगा, चेक कर लीजिए। तो ये भी गलत दे रखा है। फोर्थ इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन घटाओ। फोर्थ में फिर सेकंड फिर थर्ड, इन दोनों। हाँ सिमिलरली, अब जैसे 010 चाहिए, तो 010 चाहिए तो मुझे 1 को रखना है, तो हटाना किसको है, फर्स्ट 3 को। तो फोर्थ इक्वेशन में से आप जस्ट किसको घटाओगे, 1 1 वाला कौन है, मुझे बीच में 1 घट, सेकेंड को घटाओ। फोर्थ इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को घटा दो। तो फोर्थ में जब आप सेकेंड इक्वेशन को घटाओगे तो बचेगा तो ऑप्शन बी 010, आएगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पे बचेगा क्या, 222 में से आप घटा दोगे 040, तो ये बचेगा ऑप्शन बी। 2 -2 2 आ गया, तो ये तो ट्रू आ गया। ऐसे अब 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 को अब देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तो इसके हेल्प से ही आ जाएगा। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को घटा दूं, चलो तो क्या बचेगा, 0 0 1। फोर्थ में थर्ड को घटा दो, फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को घटा दो। पहले तो 3 इक्वेशन दिया था, तीनों को ऐड कर दिया तो फोर्थ इक्वेशन आ गया। फोर्थ में फर्स्ट घटाए, ये आ गया, मान लो इसको पांचवा बोल दो। फोर्थ में सेकंड घटाया, ये है। फोर्थ में थर्ड घटाओ, सो फोर्थ में जब थर्ड वाला माइनस करोगे ये 004 को, तो आएगा 2 2 -2। अब देखो ये कुछ और नहीं है, ये 1 2 3 है ना, तो दिस प्लस 2 टाइम दिस प्लस 3 टाइम दिस कर दो। तो मान लो ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल ये पांचवा इक्वेशन है, ये सिक्स्थ इक्वेशन है, ये सेवेंथ इक्वेशन है, लेट्स से। तो फिफ्थ इक्वेशन प्लस 2 टाइम सिक्स इक्वेशन प्लस 3 टाइम सेवेंथ इक्वेशन आ जाएगा इससे। सो ए टाइम 1 2 3 चाहिए, तो क्या काम है, इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, इसको 3 टाइम करके ऐड कर दो तो हो गया। तो इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो 2 4 -2, इसको 3 टाइम, तो 6 + 4 -2, तो 8 आएगा। ऐसे ही फिर यहाँ से करेंगे तो इसको कितने 1 2 3 टाइम ना, तो 6 -4 + 2 फोर। 4 आ गया। ऐसे 3 टाइम करो, -6 + 4 + 2, -6 + 4 जीरो। + 2 0, तो ये भी ट्रू हो गया इसका मतलब। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट ऐसा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, यहाँ भी कैलकुलेशन है, पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन था, तो ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें दे रखा है इक्वेशन A B1, मैंने इस तरह नाम दे दिया, तो ऐड कर दिया तो इस तरीके से आ गया। फिर ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया, 4 -1 ये फिफ्थ आया, 4 -2 सिक्स्थ आया, 4 -3 सेवेंथ आया। फिर ये 5 6 7 के हेल्प से हमने डी ऑप्शन बनाए हैं। 1 टाइम इक्वेशन 5, 2 टाइम इक्वेशन 6, 3 टाइम इक्वेशन 7, तो उससे आ गया, ठीक है ना। ये कैलकुलेशंस हैं, कर लीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन बता रहे थे जो। हाँ वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही हुआ है आपका, अगर इनडायरेक्टली आपको समझ आए तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही हुआ है हर जगह। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए समझने के लिए। वो जो हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कर रहे हैं वो क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में तो कर रहे हैं, C1 C2 C3 1 2 3 है, ठीक है ना। देखिए बाकी
तो अभी के लिए ये क्वेश्चन है, देखिए समझिए क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि फॉर एनी सबस्पेस यू ऑफ आर एन सबसेट, सॉरी, फॉर एनी सबसेट यू ऑफ आर एन एल ऑफ यू स्पैन ऑफ यू है, अच्छा स्पैन ऑफ यू है ना, लीनियर स्पैन बोलते हैं ना इसको, स्पैन का एक्चुअली पूरा नाम है लीनियर स्पैन, तो लीनियर स्पैन ऑफ यू फॉर एनी टू सबसेट टी एंड एस ऑफ आर एन which one of the following is not true, कौन सा ट्रू नहीं होगा, बताइए। तो ये कह रहा है कि T is a proper subset of S, then linear span of T is a proper subset of linear span of S। जरूरी है, जैसे एग्जांपल के लिए चलो मैं T ले लेता हूं, अभी वेक्टर स्पेस क्या लेना चाहोगे, आर एन है ना, तो अभी के लिए मैं जस्ट समझाने के लिए आर स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर स्पेस है मेरा वो आर स्क्वायर है, और टी मैं ले लेता हूं, मान लो अभी के लिए 1 0, अभी के लिए जस्ट चलो 1 1 ले लेते हैं, 1 1, ठीक है, और एस ले लेते हैं 1 1 2 2। सो क्या टी प्रॉपर सबसेट है इसका, यस और नो? जी सर। है ना, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि उसमें कम एलिमेंट हो ना, तो ये प्रॉपर सबसेट है इसका। अब मैं आपसे पूछूं लीनियर स्पैन ऑफ टी कितना आएगा और लीनियर स्पैन ऑफ एस कितना आएगा, क्या दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है। इक्वल आएगा सर। तो इसने कहा है कि टी प्रॉपर सबसेट है इसका, तो लीनियर स्पैन टी का प्रॉपर सबसेट होगा लीनियर स्पैन, ऐसा तो नहीं हुआ, इक्वल आ गया। तो प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी अलाउड नहीं होता ना, कि A इज सबसेट ऑफ B, इफ A इज नॉट इक्वल टू B देन वी से A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहां तो ऐसा हुआ लीनियर स्पैन ऑफ T और लीनियर स्पैन ऑफ S दोनों आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, या तो ऐसा लिखूं मैं काउंटर एग्जांपल बनाने के लिए हमें इसको 1 1 और 1 3 कहते तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, और काउंटर एग्जाम्पल बहुत वाइजली चूज ना करना होता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट को करोड़ों एग्जाम्पल सपोर्ट कर रहा है, जो अक्सर आप बनाते रहते हैं। सो अगर एक स्टेटमेंट को करोड़ों एग्जाम्पल सपोर्ट कर रहा है डज नॉट मीन इट इज करेक्ट, बट एक ने अगर अपोज कर दिया तो गलत है, तो मुझे वो एक ढूंढना होता है जो कि मैं ढूंढ रहा हूं। तो जब भी मुझे किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाना है तो मैं क्या ट्राई करता हूं कि हम एक उसके अगेंस्ट में एग्जांपल ढूंढ ले, अगर ऐसा ढूंढ लेंगे दैट्स ऑल। तो इसने कहा था टी प्रॉपर सबसेट है इसका, प्रॉपर सबसेट टी में एक ही एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, सबसेट सबसेट तो सेट का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें एक एलिमेंट इसमें दो एलिमेंट है, और जो टी में है वो सब इसमें है, तो टी इज अ सबसेट ऑफ एस, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इक्वल तो है नहीं, तो एक सबसेट जो इक्वल नहीं वो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। अब यहाँ पे इस दोनों का लीनियर, और इंटेंशनली हमने ऐसा लिया ताकि ये दोनों सेम सेट को स्पैन करे, ये इंटेंशनली था सो दैट स्पैन सेम हो जाए, क्योंकि मुझे इसको गलत दिखाना था। तो ये कह रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ टी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस, ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि स्पैन तो इक्वल आ गया, तो इक्वल से तो कभी प्रॉपर सबसेट तो हो नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ये पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो एक ही स्टेटमेंट होगा जो ट्रू नहीं होगा, और वो यही है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, बाकी सब करेक्ट है। लीनियर स्पैन ऑफ एस, फिर उसका लीनियर स्पैन लोगे सेम ही आएगा। लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस क्या होगा, u प्लस बी, जहां u लीनियर स्पैन ऑफ टी, लीनियर स्पैन ऑफ एस, यहाँ क्या बोल रहा है ये चेक कर लीजिए एक बार आप लोग, कुछ क्वेरी है तो पूछिए या कुछ बताना है था ना। अल्फा बीटा गामा आर द थ्री वेक्टर्स इन आर एन सच दैट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज 0, देन लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा लीनियर स्पैन ऑफ बीटा गामा सेम होगा, चेक कर लीजिए। मतलब अल्फा C1 प्लस बीटा C2 इस तरह से, यहाँ अल्फा बीटा गामा वेक्टर्स हैं, तो C1 और ये कहीं कहीं ना कहीं दूसरा C3 बीटा प्लस C4 गामा, तो कैसे कर ही सकते हैं ना हम,
बाकी को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। जैसे यहाँ मैं गामा को हटा के अल्फा बीटा के टर्म में लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं, देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से पहला ही फॉल्स है। कोई क्वेरी है तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। सर ऑप्शन डी बोलिए तो बता दो। अब तुम एग्जांपल लेके इसको अभी जस्टिफाई कर लो पहले, फिर प्रूव कर सकते हो। इसमें क्या ही बोल रहा है, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जैसे ए हो जाता है ना, वहाँ पे डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वहाँ चलो ट्रांसफॉर्म चेंज होता है। लीनियर स्पैन क्या होता है, एस कोई सेट लो, उसका स्पैन लो, फिर उसका स्पैन लो, तो सर स्पैन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अच्छा, डी फॉर डेली, तो इसको ट्राई करके देखो ना आप। व्हाट इज द लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा? ये क्या मीनिंग है लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा का? भाई डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन? सर लीनियर स्पैन मतलब कि जितना कॉम्बिनेशन अदर हम उससे क्रिएट कर सकते हैं उसके सेट ऑफ linear ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो ये क्या Yes, बनेगा, sir. सम c1 टाइम अल्फा प्लस सम c2 टाइम बीटा, यही है। और आप इसका लीनियर स्पैन लिखो, क्या होगा इसका लीनियर स्पैन बीटा गामा का? C3 बीटा प्लस C4 गामा। अब दिखा दो दोनों इक्वल है। कैसे दिखाओगे इक्वल है? इसके हेल्प से दिखा दो। तो यहां से निकाल लो गामा की वैल्यू, निकाल सकते हो। बीटा निकालना बीटा निकालो, अल्फा निकालना अल्फा निकाल लो। तो बेटर मैं इसी को अल्फा ही निकाल देता हूँ। तो इसको ही मैं चेंज करके इसके इक्वल, यहाँ से अल्फा निकाल लो, तो अल्फा आ जाएगा -2 बीटा -3 गामा। रख दो अल्फा की जगह। तो अगर अल्फा की जगह मैं ये रख दूंगा तो क्या इसके जैसा नहीं आ जाएगा? आएगा। तो हो गया प्रूफ। तो अगर यहाँ मैं अल्फा को हटा के मैं अगर ये रख दूँ -2 बीटा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा C3। और कांस्टेंट तो आर्बिट्री है, कांस्टेंट फिक्स नहीं है, वो तो कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से नया कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, तो पुट कर दो, आ गया, यही प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखिए, जो क्लास में थ्योरम्स लिखा रहे थे वो यहाँ पे जितने भी, ये दोनों थ्योरम ही है इनडायरेक्टली। और ये पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है जस्ट। जो 4 ऑप्शन है वही पूछता है कि ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स, बोथ आर ट्रू एक फॉल्स, यही 4 ऑप्शन है। तो आपको बस ये बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यू हैव टू टेल दिस। ए कोई n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है और कह रहा है कि ए सिमेट्रिक है, तो एक ऐसा कांस्टेंट मिलेगा मुझे जहां a प्लस सी आई, एक ऐसा कांस्टेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट a प्लस सी आई सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए आप, जीरो में हो जाएगा सर। C इक्वल टू जीरो, क्यों C जीरो की? इक्वल टू जीरो लेंगे तो हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन ये इसका क्या करेंगे आप? क्या हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा? सोच के बताइए। जैसे कोई भी स्टेटमेंट आपको चेक करना हो तो पहले आप काउंटर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो। एक भी काउंटर एग्जाम्पल बना लिए मतलब फॉल्स हो गया। बाकी लोग सोचिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने से क्या गारंटी मिलता है कि सारी आइगन वैल्यू रियल होगी, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज रियल आइगन वैल्यूज, तो ये तो गारंटी है कि इसकी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। अब कह रहे हैं एक ऐसा कांस्टेंट मुझे मिलेगा जिसके लिए a प्लस सी आई की आइगन वैल्यू, मतलब वो जो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डेफिनेट का डेफिनेशन क्या था कि असिमेट्रिक, आइगन वैल्यूज उसका पॉजिटिव हो। a symmetric matrix is positive definite if and only if all eigen value is positive। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे A सिमेट्रिक है और मान लो n क्रॉस n की है, सो λ1 कॉमा λ2 कॉमा λ3 अप टू λn, A प्लस सी आई की आइगन वैल्यू होगी λ1 प्लस सी, λ2 प्लस सी, λn प्लस सी। नाउ द क्वेश्चन इज
क्या आप ऐसा कोई कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, जिसके लिए ये सारे कांस्टेंट पॉजिटिव हो जाए? यस और नो? यस सर। बहुत लार्ज ले लो, 10 करोड़ ले लो सी की वैल्यू। आर्किमिडियन प्रिंसिपल से। हाँ, ये आप ऐसे ही सोचो, हाँ वैसे भी एग्जैक्टली तो जैसे क्या होगा, मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n कोई रियल नंबर होगा, मान लो नेगेटिव ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सी इतना लार्ज चूज करेंगे कि सारे पॉजिटिव, क्योंकि सी पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ मान लो ये -1 है, ये 10 है, ये -100 -200 -500 है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं लैम्डा को भी तो बाउंडेशन नहीं है। क्या बाउंडेशन होगा? लैम्डा को भी तो बाउंडेशन नहीं है। हाँ, तो लैम्डा पे बाउंड, वही तो आपको सोचा ऐसे, वो बताया उसने स्टेटमेंट बताया आपको, आर्किमिडियन प्रिंसिपल। आपको पता है आर्किमिडियन थ्योरम क्या होता है, आर्किमिडियन प्रिंसिपल क्या होता है? और आपको यह याद दिलाऊं, मैंने आर्किमिडियन प्रिंसिपल क्लास में लिखाए हैं जब मैं आपको सीक्वेंस सीरीज के कन्वर्जेंस पढ़ा रहा था। अब देखिए शुरू में जाके उससे प्रूफ है ना, आर्किमिडियन प्रिंसिपल से आता है। क्या आर्किमिडियन प्रिंसिपल को ये स्टेटमेंट बताओ? We can always find a greater number from some real number. हाँ, मतलब ये है कि सपोज r इज अ रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n विल बी मोर देन r। तो मैं कह रहा हूं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n कुछ भी आएगा तो उसके लिए मैं c ऐसा चूज करूंगा कि वो पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा मैं चूज कर ही सकता हूं। मतलब कह रहा है हर रियल नंबर से लार्जर एक नेचुरल नंबर है। ये सिंपल स्टेटमेंट है जो बहुत ऑब्वियस है कि तुम कोई भी रियल नंबर दो उससे बड़ा मैं तुम्हें नेचुरल नंबर दे दूंगा। ये कहता है आर्किमिडियन, सिंपल। तो लैम्डा कुछ भी आएगा। नेचुरल नंबर से बड़ा फिर दूसरा रियल नंबर भी तो हो सकता है। हाँ भाई, तो इसमें हमने वो कहाँ कहाँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो दिक्कत क्या है, जो चीज कोई बताना चाहता है उसको आपको समझना ही नहीं है। अगर किसी ने ये कहा कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तेरे में तो थोड़ी होगा। नहीं नहीं, आपको समझना है। आप मुझे कोई ऐसा रियल नंबर बताओ जिससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। कोई स्टेटमेंट गलत कब होता है? जब काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो अगर आपको डाउट है कि गलत हो सकता है तो यू टेल मी वन रियल नंबर जिससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब सी हम कोई ना कोई ऐसा चूज कर लेंगे, मतलब जो भी नंबर आएगा बाउंडेशन। तो ऐसा थोड़ी कोई ना कोई तो नंबर ही आएगा ना, रियल नंबर ही आएगा। और इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी नंबर ही नहीं है। रियल नंबर हमेशा फाइनाइट होगा, तो ये भी फाइनाइट होगा। तो सिंपल लॉजिक यही है कि वी विल सेलेक्ट सी सच दैट कि ये लैम्डा प्लस सी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो हमेशा हमारा मिल जाएगा कि लैम्डा बहुत लार्ज नंबर ले लेंगे, क्योंकि पहले मुझे सी लार्ज नंबर लेंगे। पहले ये मुझे ऑलरेडी पता होगा, मुझे तो लैम्डा ऑलरेडी पता है ना क्या है, तो उसके रेस्पेक्ट में सोचना है मुझे। तो मैं सी वैसा चूज करूंगा कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर इज यस। सो वी कैन मेक ऑल आइगन वैल्यूज पॉजिटिव। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ए इज अ सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट, देन देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स बी सच दैट ए इज बी स्क्वायर। तो सिमेट्रिक भी होगा। हाँ हाँ, सिमेट्रिक तो होगा। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे सिमेट्रिक होगा, स्क्वायर रूट लेंगे सिमेट्रिक होगा। ए क्या है? सिमेट्रिक। सर ए प्लस सी आई एन। हम्म हम्म ए प्लस सी आई एन भी जो है सिमेट्रिक होगा सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ए प्लस सी आई सिमेट्रिक होगा, ये पूछ रहे हैं? अच्छा, तो ए तो यस सिमेट्रिक है सर, ना। सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट। ठीक है, हाँ चेक चेक करते हैं, रुकिए। तो यहां से क्या होगा, ए ट्रांसपोज तो ए दे रखा है मुझे। सो ए प्लस सी यस आई का सर। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे क्या लगता है, क्या आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस सी आई। सो ए प्लस सी आई, यस सिमेट्रिक तो है ना। यस सर यस। सो सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनेट भी होगा, बिकॉज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो हम लोग सी हमें बोल रहा है देयर एग्जिस्ट, तो एक ऐसा चूज करेंगे कि वो पॉजिटिव बना देंगे, है ना। मान लो एग्जांपल के लिए लैम्डा है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में जो सबसे छोटा नेगेटिव होगा उससे ही बड़ा सी ले लेंगे हम पॉजिटिव में, तो वैसा आ जाएगा। मान लो एग्जांपल के लिए
-500 इसमें आ गया, कोई ना कोई तो आएगा ना। यस सर, तो यस सर। हम वो 600 ले लेंगे प्लस 700 ले लेंगे, क्योंकि मुझे पहले लैम्डा पता होगा, बाद में सी चूज करना है। इट्स नॉट लाइक पहले सी चूज कर लो फिर लैम्डा निकलेगा, हमें पहले लैम्डा पता होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे सी चूज करना है, तो वी कैन चूज वाइजली। ये चीज़ है। नेक्स्ट है कि ए कोई सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, so there exists a symmetric and positive definite B such that A is B square. ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर A की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, तो B की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? रूट अंडर लैम्डा 1 रूट अंडर। और ये सब नॉन नेगेटिव। अच्छा एक मिनट, A सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, यस, तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 सब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव डेफिनेट बोल के गारंटी दे दिया कि ये सब पॉजिटिव होगा, तो ये सब जब पॉजिटिव होगा तो ये सब पॉजिटिव ही होगा, तो यस। एंड बी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज का मतलब कहने मतलब आप प्रूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ हम बोलते हैं कि बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज बी स्क्वायर। मतलब मैट्रिक्स में स्क्वायर रूट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि बी इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इज बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट है तो हो जाएगा ये। अगर ए चूंकि सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे बी ट्रांसपोज के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो ए बराबर आई थिंक बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर है। सो बी ट्रांसपोज और बी स्क्वायर इक्वल है। सो बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल है ना। सो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। हो जाएगा, ये भी ट्रू लग रहा है मुझे, मतलब लग क्या रहा है ट्रू है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट है, तो एक ऐसा मैंने एक थ्योरम में लिखाया था ना कि ये ऐसा लिखाया था क्लास में, थ्योरम लिखाया था देखो पॉजिटिव डेफिनेट का, कि देयर इज अ मैट्रिक्स यू ट्रांसपोज यू लिखाए थे ना वहां पे, ऐसा कुछ ये भी लिखाया था। और ये भी थ्योरम है, ये ठीक है, ये दोनों थ्योरम ही हैं, जस्ट तो स्टेटमेंट है, इट्स फाइन, दोनों ट्रू होगा। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है, अब इस पर आंसर देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें पूछा यही है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों या नाइदर। मुझे लगा दोनों, देख लेना चाहिए आंसर की, बोथ। सिमेट्रिक कैसे हुआ? हाँ अच्छा, सिमेट्रिक कैसे हुआ? सिमेट्रिक ओके, सो सिमेट्रिक अगर आप चेक करेंगे, क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो क्या लगता है बी नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, देयर एग्जिस्ट की बात करें, एक ऐसा मिल जाएगा? यस सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं, आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी मिल जाएगी हर मैट्रिक्स के लिए। एक कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट लूंगा तो उसके लिए कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा मुझे, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। आई थिंक ये रिजल्ट है, दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट। तो इसमें था लिखा हुआ ना पॉजिटिव डेफिनेट। कैसे इंश्योर करे सर मिल जाएगा? हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो कैसे इंश्योर करेंगे? तो आप कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रूफ कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है ना, हाउ टू प्रूफ। तो आइगन वैल्यू तो ओके है ना, आइगन वैल्यू तो हो ही जाएगा जी मेन। जी जी। हाँ, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक के लिए अगर आपसे पूछा जाए, क्या मैं बोल सकता हूँ बी इनवर्टिबल है ना, क्योंकि सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो इनवर्टिबल तो होगा। तो हमें गिवन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो हमें गिवन है बी ट्रांसपोज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब यहां से आप क्या करेंगे, यू टेक स्क्वायर, कैसे हटाएंगे मैट्रिक्स में? सर ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज इस बात कैसे लिखें? ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज। हाँ भाई, यहाँ ट्रांसपोज लगाओगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर का ट्रांसपोज यही होगा जो बी ट्रांसपोज का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, है ना। अच्छा, पावर को ऊपर नीचे कर। अरे भाई ये ऐसा है, बी इंटू बी का ट्रांसपोज क्या फॉर्मूला होता है, यही आ गया ना, ये आ गया बी ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर, ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि बोल रहा है सिमेट्रिक है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। तो अगर इसको गलत दिखाना है तो बस यहां से एक चैलेंज रह गया कि बी ट्रांसपोज को बी दिखा दो, हो गया काम।
बस ये दिखाना ना, बी ट्रांसपोज को बी दिखा दो। सो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इंटू बी। बी पे डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं, डायगोनल इसमें क्या कर सकते हैं, एवरी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, राइट। एवरी, अच्छा सिमेट्रिक तो पता ही नहीं मुझे ना, सिमेट्रिक तो प्रूव करना है। एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, तो उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा ए मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनलाइजेबल होगा, यस, बस सर। क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है। एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा। सो ए को मैं लिख सकता हूँ पी इनवर्स डी पी, ठीक है भाई, तो यहाँ से हो गया। अगर आप ए को पी इनवर्स डी पी लिख सकते हैं, और ए ही है बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज पी इनवर्स डी पी। अब यहाँ से मैं आपको बताऊं कि जो बी होगा एक्चुअली पी इनवर्स, इनवर्स बताइए, डी हाफ। हाँ डी हाफ या रूट डी समझिए। तो इसमें जो डी, या इसको डी बोल, इसको डी वन बोल देता हूँ। अब डी वन की जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो रूट लैम्डा वन, रूट लैम्डा टू, रूट लैम्डा एन होंगी, और डी की जो आइगन वैल्यूज हैं वो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन होंगी, और ये जो डी है उसकी आइगन वैल्यूज रूट ये हो जाएंगी। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। अब आप बी ट्रांसपोज निकालेंगे, सो पी इनवर्स डी वन पी ही आएगा, तो हो गया प्रूफ यहाँ से बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद ही आता है इसीलिए, तो हो गया, तो इससे आ जाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है हमेशा, और सिर्फ डायगोनलाइजेबल, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा। इसका मतलब है कि पी इज हेयर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, सो पी यू विल हैव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी, जिसके लिए ऐसा हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा। सर। इसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ के लिए आप कोई भी बुक उठाइए, क्योंकि क्लास में प्रूफ कराता नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्रूफ में पूरा क्लास चला जाएगा, तो आप उसके लिए कोई भी बुक उठा लीजिए। ये है ना, कोई भी जो स्टैंडर्ड लीनियर अलजेब्रा की अच्छी बुक है, जैसे ये फ्रिजबर्ग की है, या हॉफमैन कुंज की बुक है लीनियर अलजेब्रा बाई हॉफमैन कुंज, जो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, जो एमएससी और पीएचडी लेवल में फॉलो की जाती है, उसमें आराम से आपको प्रूफ मिल जाएगा। ये सब है, इसमें प्रूफ है। जो क्लास में चूंकि मैं थ्योरम्स लिखाता हूँ, और फिर हम डेफिनेशन थ्योरम लिखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, बट प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ इसलिए नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं है, प्रूफ करेंगे फिर वो एमएससी कोर्स हो जाएगा ये पूरा, इसीलिए हम प्रूफ नहीं करते हैं। बट आप बुक में देख सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप बताइए, मैं भेज दूंगा, या जस्ट गूगल पे टाइप कीजिए, वैसे ही प्रूफ मिल जाएगा। आप गूगल पे जस्ट टाइप कीजिए कि ऑर्थोगोन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल डायगोनल, उसका प्रूफ अब देखिए ऐसे में चैट जीपीटी पे मिल जाएगा प्रूफ आपको। चलो उसमें गलतियाँ भी होती है चैट जीपीटी पे, एटलीस्ट गूगल पे जो पीडीएफ्स आएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के नोट्स होते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये है। ओके सर, थैंक यू। तो अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हम डिस्कस कर अच्छा डिस्कस करना है, ये यहाँ थे ना, तो आइए इस पे आते हैं। डिस्कस किया था लास्ट टाइम, आई थिंक ये डिस्कस नहीं किया था ना। तो 24 गेट का अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी ये 23 का ही चल रहा है, सारे क्वेश्चन 23 का ही चल रहा है ना अभी, ये सब 23 के ही क्वेश्चन हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बी द 2x2 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज बी ए फॉर ऑल दिस। ये मैंने थ्योरम क्लास में लिखाए थे, बताइए। सो अगर ऐसा हो रहा है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट मैट्रिक्स ए, ए क्या होगा, इन्वर्टिबल। कौन सी, इन्वर्टिबल। नहीं नहीं इन्वर्टिबल नहीं। एक कौन सी मैट्रिक्स जो हर किसी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगी, आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का एक्सटेंडेड वर्जन का स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली। तो ये इफ एंड ओनली थ्योरम है ना। स्केलर मैट्रिक्स की एक बड़ा अच्छी सी प्रॉपर्टी है कि लाइक मान लो ऐसा है, लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स B, है ना, n क्रॉस n मैट्रिक्स B, देन A हैज टू बी स्केलर मैट्रिक्स। ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, है ना, इफ एंड ओनली इफ A इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सो A इज एटलीस्ट, चलो इतना छोड़ दो, ये है कि A इज स्केलर मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली छोड़ो, क्योंकि उसके लिए बाकी भी देखना पड़ेगा। तो अभी वन वे तो ओके है, वन वे तो थ्योरम है डायरेक्टली।
मे बी इफ एंड ओनली ट्रू नाउ बट वन वे ओके है. A be the n cross n matrix such that A B is BA for all n cross n matrix B, then A is scalar matrix. ठीक है. और एक दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि मान लो ऐसा है A B n cross n matrix such that all non-zero vector in Rn is eigenvector of A, then A has to be scalar matrix. Then A has to be scalar matrix. मतलब A is a scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो स्केलर ही है ना काइंड ऑफ. तो इसके तुम देखोगे अगर आप कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं उसके एवरी नॉन जीरो वेक्टर इन Rn विल बी अ आइगन वेक्टर, है ना, क्योंकि आइगन वैल्यूज इक्वली होंगी सारी. तो ये स्केलर मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे, जैसे ये ऑप्शन डायरेक्टली पूछ लिया. सो ए कोई 2x2 की रियल मैट्रिक्स है इस तरीके से कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल 2x2. इसका मतलब ये गारंटी है कि ए कोई स्केलर मैट्रिक्स होगा. सो इसका मतलब ये हो गया कि ए विल बी समथिंग लाइक दिस, कि मान लो ए कॉमा ए 0 0 इस टाइप का मैट्रिक्स है. अब कह रहा ट्रेस ऑफ ए 5 है, तो इसका ट्रेस कितना होगा 2a बराबर 5, तो a बराबर 5/2 आ गया. अब पूछ क्या रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 25/4 कितना आ जाएगा 6 चौक 24 6.25. तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, चेक कीजिए. तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25. है ना. तो ये थ्योरम पे क्वेश्चन बना दिया इन्होंने. ये थ्योरम है कि है ना कम्यूट कर रहा है सबके साथ. तो ए स्केलर मैट्रिक्स स्केलर है तो ट्रेस 2a हो गया, ट्रेस 5 दे दिया, डिटर्मिनेंट पूछ लिया, तो ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट है तो आ गया. ठीक है. सो नेक्स्ट ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए ये भी क्लास में हमने लिखाए हैं थ्योरम आपको. तो ये थ्योरम को इन्होंने स्टेटमेंट बना दिया. अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ट्रू है. 4 ऑप्शन है, बोथ ट्रू है ना, 1 ट्रू, नाइदर ऑफ देम इज ट्रू, इस तरह से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है. ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं. देखिए ए एंड बी आर 2 n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स. बी इज इन्वर्टिबल मतलब बी का रैंक फुल रैंक होगा, बी का रैंक n होगा, राइट. तो रैंक ऑफ बी ए इज रैंक ए. बताइए ट्रू या फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट. ट्रू है ना, ये हमने लिखा था ना क्लास में कि रैंक ऑफ बी एन है. सो ए इंटू बी में बी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब जो ए का रैंक है ए बी ए का रैंक वही होगा, इवन ए बी का रैंक भी वही होगा. तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. तीनों का रैंक सेम रहेगा क्योंकि बी इन्वर्टिबल है इसीलिए. तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है ए कोई n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है जहां ए स्क्वायर ए एक्स, अच्छा ए स्क्वायर एक्स बी है. इसके पास सॉल्यूशन है फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू आर एन. ठीक है. देन ए एक्स इज इक्वल टू बी ऑल्सो हैज अ सॉल्यूशन फॉर, अच्छा ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ऑल्सो. बताइए हाँ या ना. यस सर. सो इसमें कुछ खास नहीं है. हम ए स्क्वायर ए एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए इंटू वाई इज इक्वल टू बी. ये हो गया. और चूंकि कह रहा है यहाँ पे इसके पास सॉल्यूशन है फॉर एवरी, तो अगर एक्स आर एन का मेंबर है यहाँ पे, है ना, बी आर एन में एक्स बी आर एन का मेंबर है, तो ये ए एक्स को बी रख दिया. तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इफ एंड ओनली इफ दिस, जहाँ वाई मेरा क्या है, वाई हमने ए एक्स का नाम रखा है. तो अभी के लिए मान लो एक्स है ये, ए एक्स बराबर बी. तो इसके पास सॉल्यूशन है फॉर एनी एक्स. तो ये एक्स अगर आर एन का मेंबर है तो ए एक्स भी आर एन का मेंबर होगा ना. तो ये फॉर एनी मतलब बी बोल दो या वाई बोल दो, है ना, या एक्स बोल दो, तो ए वाई इज बी. तो ये हो गया डीबी ट्रू स्टेटमेंट है. सिंपल. इसको आप रिलेट कर पाते हो कि उससे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. सो यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन एज दिस. कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ एक्स की जगह वाई कर दो अभी के लिए, तो बात वही है ना. इसी में अगर मैं बोलता हूँ दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर एन, तो वाई को वो कर दो. इसका मतलब है दिस हैज सॉल्यूशन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एन. तो इसी को मैं रीराइट कर दूंगा, तो वाई की जगह एक्स कर दूंगा समझने के लिए जस्ट.
सो इसके पास सॉल्यूशन होगा अगर इसके पास सॉल्यूशन है तो। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, ये जस्ट समझना है। इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, आपको स्टेटमेंट या तो आता है या नहीं आता है, या फिर प्रूव करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, या एग्जाम्पल है कि गलत तब दिखा पाओगे ना जब वो गलत होगा। स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा, ये कुछ लोगों को ऐसा दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं, एक बार चेक कीजिए, यहाँ से तो ठीक ही है, इंटरनेट का इशू होगा आपके साइड। देखिए देखो भाई, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम पे है, ये तो आप इजीली कर लोगे आप लोग, ये तो किया था शायद। देख लो, ये तो कैली हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चन है। चेक कर लो तो आसान है ना, तो चेक करके बताओ। ए की आइगन वैल्यूज है 1 0 -1, तो बी की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? बी यहाँ है a² + 2a + i, तो आसान है ना। 1² + 2 + 1, तो ये हो गया 4, 0² + 2 × 0 + 1, तो 1 हो जाएगा। -1² 1 -2 + 1, ये 0 हो गया। तो b की आइगन वैल्यू आ गई 4 1 0, तो यहाँ से लिख लो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? लैम्बडा माइनस बी मतलब लैम्बडा -4, लैम्बडा -1 एंड लैम्बडा -0 = 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, देख लो। और एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे आ जाएगा। कर लोगे ना, देख लो। ओके है भाई, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इस इक्वेशन के इक्वल किसके इक्वल आ रही है, वही आंसर होगा। ये सब 23 में इतने को सभी जो कर रहे हैं 23 के ही सारे क्वेश्चंस हैं। चेक करो, उसमें 23 का ही थे, अब 22 का आया यहाँ से। तो ये हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। देखो इसमें किसी को क्वेरी है? लास्ट वाला कैसे करा है? स्क्रीन या विजुअल नहीं था। हाँ देखिए, लास्ट वाला तो आसान क्वेश्चन है, कैली सर हैमिल्टन थ्योरम। लास्ट का लास्ट जो नहीं सर, वो a² जो इनवर्स वाला सॉल्यूशन वाला सर, ax_b। देखिए दिख रहा है। ये नहीं सर, ax = b जो सॉल्यूशन था, हाँ उसके यही तो जस्ट है, पहले जो बी पार्ट। सेकंड जी जी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए आप। यहाँ इसका सॉल्यूशन आप समझिए क्या कर रहा हूँ। x belongs to Rn, then ax belongs to Rn. सर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे a² x = b है, इसका मतलब कि जो a² वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा अगर सॉल्यूशन है तो। नहीं, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, तो डिटरमिनेंट 0 भी तो हो सकता है। यस सर ए फुल रैंक मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स? ए फुल रैंक मैट्रिक्स होगी a²। ओके सर क्योंकि सारे बी कवर हो रहे हैं Rn में, हाँ, मतलब ये तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये b जो है ना, अच्छा, b कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A² के कॉलम्स ऑफ कॉलम। a² है ना। तो whatever b you take that can be written as a linear combination of elements of columns of a²। a² में कितने कॉलम हैं? n कॉलम है। अच्छा, तो रैंक आप क्या लेंगे? n लेंगे इसका। यस सर, फुल रैंक। तो फुल रैंक ले लेंगे तो वो तो हो जाएगा है ना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बी आप कुछ भी ले लो, दिस हैज द सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बी के है ना, एवरी वेक्टर इन R² कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर, यही ना, तो उससे आ जाएगा। सो हाँ ठीक है, अगर मान लो ऐसा ले लिया, इन्वर्टिबल ले लिया, तो वैसे भी आप सोच सकते हैं आप, ठीक है। इन जनरल जरूरी नहीं है, तो वैसा आप उस तरह सोचेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, नहीं तो मैंने ऐसे लिख दिया, दैट्स ऑल्सो फाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो ए इन्वर्टिबल है तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। बट हाँ, क्योंकि हम बी बोल रहे हैं, कोई भी आर एन का एलिमेंट है, तो अगर ए स्क्वायर का रैंक मान लो n-1 हुआ तो क्या होगा, अगर ए स्क्वायर का रैंक n-1 हुआ तो कुछ एलिमेंट आर एन का ऐसा हो सकता है दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। यस सर। ओके, आप जो कह रहे थे ठीक है, वो भी अप्रोच लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो ऐसे जो गिवन स्टेटमेंट उससे सॉल्व करते थे, ऑल्सो फाइन, ये भी सही है, क्योंकि सर उसी इसके को ऐसा बाद लिख वाला दिया। देखा जाएगा, हम्म इसके बाद वाला, हम्म इसके बाद वाला क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है भाई। अवनीश देखिए, ठीक है, आप जो कह रहे थे वो भी सही है, क्योंकि कह रहे ना फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर एन, तो इसका मतलब है कि एनी वेक्टर यू चूज इन आर एन दैट मस्ट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, देन हमेशा सॉल्यूशन होगा। और उसके लिए अगर ए का रैंक एन हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हो गया इन्वर्टिबल, ठीक है। ये कैलिमेंटल थ्योरम से कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, तो इसको आगे बढ़ता हूँ। अच्छा नेक्स्ट, हाँ इस पे आते हैं। ये आपका, ये उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था ना, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है। अभी करके देख लो सॉल्व, जहां भी क्वेरी आप पूछो। कर पाएंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया ही था ना। तो यहाँ पे क्या है कि m इज, जो m आपको गिवन है, m इज द मैट्रिक्स, m मैट्रिक्स इज इक्वल टू u s v ट्रांसपोज, और s का ऑर्डर क्या है, यहाँ s ट्रांसपोज है ना, s एक्चुअली है वो ये मैट्रिक्स है, √3 0 0 0 1 0, यही है 3x2, और m भी 3x2 का है, s भी 3x2 का है। तो हमने क्लास में इसको सिग्मा लिखा था, u सिग्मा v ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज सिमिलर टू, अच्छा सिमिलर अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि सिमिलर के लिए मैं डेफिनेशन क्या लिखा था, ए बी आर सिमिलर इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जहाँ p इनवर्स ए पी इज इक्वल टू बी हो जाए, ये डेफिनेशन था। तो यहाँ पे m इज u s v ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो हमें इसकी बार रैंक ऑफ m, लेकिन ये थ्योरम है कि m का रैंक वही होगा जो s का रैंक होगा, है ना, दिस रिजल्ट। सो रैंक ऑफ m इज सेम एज रैंक ऑफ s। तो यहाँ से रैंक ऑफ s कितना है, 2 है ना, √3 0 0 0 1 0, तो ये कह रहा है रैंक 1 है, तो ये गलत होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m ट्रांसपोज m इज 4। अच्छा, फिर नलिटी यस ऑफ सर। मैट्रिक्स m, जैसे यहाँ कह रहा है नलिटी ऑफ मैट्रिक्स m, तो m की नलिटी वही होगी जो s की नलिटी होगी। तो यहाँ m की नलिटी कितनी है,
रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ कॉलम तो 2 ही हैं, तो रैंक नलिटी 1 होगी क्या, 0। नलिटी 0 होगी। 0 अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम ट्रांसपोज एम, तो लास्ट में मैंने कहा था एम ट्रांसपोज एम निकालिए आप, सो एम ट्रांसपोज एम निकालोगे क्या होगा, यू एस वी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज यू एस वी ट्रांसपोज, यही है एम ट्रांसपोज एम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये v का ट्रांसपोज v इधर आ जाएगा, s ट्रांसपोज u ट्रांसपोज u s v ट्रांसपोज, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है u, तो u ट्रांसपोज u आपका i हो गया, तो बचा v s ट्रांसपोज s v इनवर्स, मतलब v ट्रांसपोज v इनवर्स के इक्वल है बिकॉज v इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट्स वाई। तो जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन सी कि m ट्रांसपोज m इज सिमिलर टू S transpose S. So M transpose M matrix is similar to S transpose S, क्योंकि V S transpose S V इनवर्स हो गया, तो सिमिलर है। अब तो सिमिलर है तो M ट्रांसपोज M का ट्रेस वही होगा जो S ट्रांसपोज S का ट्रेस होगा, S ट्रांसपोज S निकाल लीजिए, S तो यहाँ पता ही है आपको, सो यू फाइंड S ट्रांसपोज S, देख लो हो जाएगा, यस सर 4 आएगा। आ जाएगा ना, तो ये ट्रू है, सो यू फाइंड S ट्रांसपोज S एंड उससे हो जाएगा। आई थिंक S ट्रांसपोज S 2x2 की मैट्रिक्स आएगी एंड ये आ जाएगा 3001, ये आएगा, चेक कर लो। ठीक है भाई, तो ये हो गया, तो ओके। अब यहाँ बोल रहा है कि द लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स M ट्रांसपोज M इनवर्स, तो इसका इनवर्स लिख लो यहाँ से, तो M ट्रांसपोज M का पहले इनवर्स निकाल लेते हैं, इनवर्स लगा दो, तो इनवर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही आएगा V S ट्रांसपोज S इनवर्स इनटू V इनवर्स, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है M ट्रांसपोज से, तो M ट्रांसपोज M इनवर्स M ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये V S ट्रांसपोज S इनवर्स V इनवर्स, अब इसको मल्टीप्लाई करो M ट्रांसपोज से, M क्या है आपके पास, ये है M ट्रांसपोज क्या आया था, यहाँ मैंने M ट्रांसपोज ये लिखे थे ना, M ट्रांसपोज ये बन के आया था, इसको लिख दो, तो यहाँ से आ जाएगा V S ट्रांसपोज U ट्रांसपोज, तो रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा, ये तो I हो गया V इनवर्स V, सो फाइनली आ गया ये V S ट्रांसपोज S इनवर्स S ट्रांसपोज, और यहाँ आ गया U ट्रांसपोज, मतलब ठीक है जी, चेक कर लीजिए। सो मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का ये ऑर्थोगोनल क्या सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है ना, दिस इज द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस वाले मैट्रिक्स का ये वाला सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, S ट्रांसपोज S का इनवर्स, तो यहाँ से इनवर्स निकालोगे तो आसान है, S ट्रांसपोज S का इनवर्स निकालोगे क्या आ जाएगा जी, बोलो 1/3 ठीक है ना, चेक कर लीजिए बाकी लोग, डायगोनल है ना, तो जस्ट 1/3100, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो S ट्रांसपोज के साथ और देख लो उसकी सिंगुलर वैल्यू क्या आएगी, तो सिंगुलर वैल्यू निकालना आता है ना, जैसे ए मैट्रिक्स का मुझे सिंगुलर वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स निकालेंगे, उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का स्क्वायर रूट इज सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, तो निकाल लो, ठीक है भाई। तो यू फाइंड दिस मैट्रिक्स, विच मैट्रिक्स, एस ट्रांसपोज एस इनवर्स इनटू एस ट्रांसपोज, ये लिख लो, एस के हेल्प से यहाँ तक पहुंचे हो आगे निकालो, और इसका सिंगुलर वैल्यू निकाल लो, यू नो हाउ टू फाइंड सिंगुलर वैल्यू। एस ट्रांसपोज के करने के बाद फिर से मल्टीप्लाई भी करना होगा सर? हाँ हाँ, अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगा, और मैट्रिक्स आ जाएगा तो इसकी सिंगुलर वैल्यू देख लेंगे क्या आएगी। एक तरह और क्या शॉर्टकट क्या हो सकता है, तो लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज 1, वो देख के पता चल जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स उसके लिए निकालना पड़ेगा ना, तो
क्योंकि ए ट्रांसपोज और सर यस हम्म यस ट्रांसपोज से इसमें मल्टीप्लाई करना 1/3 1 में, फिर जो आएगा वो सपोज कि बी मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज बी करके उसका आइगन वैल्यू निकालना होगा सर। यस यस यस। जैसे अभी आगे अगर फर्दर जाएंगे, सो वी हैव टू फाइंड सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये होगा एस ट्रांसपोज एस इनवर्स एस ट्रांसपोज, इसका नाम मान लेते हैं बी, रख देते हैं अभी के लिए, बी तो नहीं था ना यहाँ पे, तो मुझे इस बी का एक्चुअली सिंगुलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। वी हैव टू फाइंड, आई थिंक ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा ना, ये तो आ ही इनवर्स जाएगा। को बाहर कीजिए ना, हाँ वो इनवर्स को बाहर कीजिए ना, वो सॉल्व हो जाएगा। एस ट्रांसपोज और एस ट्रांसपोज इनवर्स मिलके आइडेंटिटी हो जाएगा। एस का ऑर्डर क्या है? इस देखा आपने, इसका किस ऑर्डर का है? 3x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। फिर तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं कर देते, ए इंटू बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, वो तब होता है जब ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ एस स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, एस ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन एस ट्रांसपोज एस स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए उसका इन्वर्स निकलेगा। तो आप अलग इन्वर्स को खोल नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा। वो मतलब अगर मान लो कर दोगे तो गलत गलत आंसर आ जाएगा फिर वहाँ से, क्योंकि इन्वर्टिबल थोड़ी है कि आप लिख दोगे एस इनवर्स एस ट्रांसपोज इनवर्स, फिर आपको लगेगा ये आई हो गया। तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है जी अरे भाई इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो नॉनसेंस हो गया, एस इनवर्स लिखना इज लाइक नॉनसेंस, यस सर। है ना, क्योंकि तो डेफिनेशन ही नहीं है ना। डेफिनेशन तो जिसका होगा उसी को लिख सकते हैं ना हम लोग, तो यहाँ तो डेफिनेशन ही नहीं है, एस इनवर्स का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अभी के लिए आप ये करो, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये शायद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ये 2x2 है, तो ये 2x2 और एस ट्रांसपोज आपका इस ट्रांस 2x3, तो ये 2x3 की आ जाएगी, ये इसी फॉर्म का आ जाएगा, तो आपको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसी फॉर्म का आ जाएगा, है ना। जैसे मुझे इसका सिंगुलर वैल्यू चाहिए था ना, तो ये ऑलरेडी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में है, तो हमें वो जो आप बी ट्रांसपोज बी या बी ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये उसी फॉर्म में आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए λ1 0 λ2 0 0 ऐसा आ जाएगा। आप चेक करिए, तो ये λ1 इज द सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, λ2 इज अ सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब आपको देखना इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है, ऐसा आ जाएगा। चेक करिए, थोड़ा इस 2 स्टेप बाकी है, करो भाई मल्टीप्लाई करो इसको। सो एस ट्रांसपोज यहाँ से, एस ट्रांसपोज तो मैं दे ही रखा मुझे, है ना। सो एस ट्रांसपोज इज एक्चुअली दिस वन, √3 0 0 और 0 1 0, तो आपको वो अलग से सिंगुलर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही आ जाएगा, ये खुद ही उसको, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, दिस इज द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ दिस, दैट्स व्हाई, सो वी डोंट नीड टू। मैट्रिक्स आ रहा है सर 1/3 1 आ रहा है, बाकी सब एलिमेंट 0 आ रहा है जी जी डायगोनल। जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि हाँ 1/3 0 1 ऐसा आ रहा है ना। नहीं सर 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा ना, बी मतलब बी ट्रांसपोज बी का। नहीं बी ट्रांसपोज भी से जाने की जरूरत ही नहीं है, 2x का बनेगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स क्या आया, यस सर सर, ये करेक्ट, आया नहीं 1/3 1/√3 आएगा। यहाँ 1/√3 आया और यहाँ 1 है ना, यस सर। तो अब आगे और कुछ ये 2+3 की बनेगी ना सर? नहीं नहीं, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1/√3 एंड 1 आर द सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। सर अभी कह रहे थे बी ट्रांसपोज बी से मल्टीप्लाई करना होगा ना। हाँ उससे भी आएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तब भी आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे जरूरत सर? नहीं है उसकी, बिकॉज ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के फॉर्म में ही है। अगर आप वैसे करेंगे तब भी आंसर वही होगा, बट वी डोंट नीड टू डू दैट एक्चुअली, उससे पहले ही आंसर दिख रहा है। उसकी वजह क्या है कि दिस मैट्रिक्स हैज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एज दिस। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली वी सिग्मा वी यू ट्रांसपोज है यहाँ पे, तो ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली सिंगुलर मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है, तो उससे ही आ जाएगा। तो ये सिग्मा है, इसके बाद जो बी लिख रहा हूँ ये सिग्मा है, समझिए, तो सिग्मा से आ जाएगा। बाकी आप सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा करके आइगन वैल्यू निकालेंगे तब भी वही बात है, उसका रूट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे यहीं से दिख रहा है कि ये दीज टू आर सिंगुलर वैल्यूज, वहाँ से जो आप कर रहे हैं वहाँ से भी सिंगुलर वैल्यू क्या आ रहा होगा, 1/√3 और 1 ही आ रहा होगा,
जी जी जी। तो उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दिस इज द सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे था कि m का सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन है यूएस बी ट्रांसपोज, तो एस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू m। तो एस के जो एंट्रीज हैं, नॉन जीरो एंट्रीज जो आपके आएंगे वहां पे, उसमें वो क्या है, सिंगुलर वैल्यूज है m का। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, ये एस देखिए आप, एस ये है ना, सो √3 and 1 आर द सिंगुलर वैल्यूज ऑफ m। √3 and 1 Yes, आर sir. सिंगुलर वैल्यूज ऑफ m। ये चीज है, तो उसमें जरूरत नहीं, बाकी आगे करेंगे तब भी आंसर वही आना है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गया, ये चीज है। क्यों, उसकी वजह क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया ये सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन है, तो इसके जो एंट्रीज होंगे वो सिंगुलर वैल्यूज होंगी, दैट्स वाई। सर सिमिलर वैल्यूज में मतलब ये हुआ जो एम मैट्रिक्स होगा वही एस मैट्रिक्स भी होगा, सारा सारा प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा क्या मतलब? हाँ, सिमिलर का हालांकि डेफिनेशन में दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ सिमिलर का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ यू भी डिफरेंट भी हो सकता है ना, ये चीज है। बट हाँ वैसा होगा कि जैसे अगर आप मैट्रिक्स एम को हम लिखते हैं यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, तो वो रहेगा रैंक इसका इसका सेम रहेगा, क्योंकि ये यू भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अभी आपने देखा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा सिंगुलर क्या बोलते हैं उसे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा ना, तो ये रैंक पे इफेक्ट नहीं करेगा, रैंक नलिटी इन सब को इफेक्ट नहीं करेगा। और सिमिलर होने के लिए ऐसा होना चाहिए, सिमिलर होने के लिए ऐसा होना चाहिए, मान लो P, मान लो अभी के लिए सिग्मा P इनवर्स, तो बोलेंगे M एंड सिग्मा आर सिमिलर। नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में एम ट्रांसपोज एम का ट्रेस पूछा तो एस ट्रांसपोज एस निकाल लिए तो बराबर ही आ गया था। हाँ वो सिमिलर था एक्चुअली, अब ध्यान से देखेंगे वो सिमिलर था, दैट वाज सिमिलर। यहाँ V है, यहाँ V इनवर्स है, तो सिमिलर था इसलिए ऐसा किया। सो M ट्रांसपोज M का इनवर्स जो है, मतलब जो वो तो बाद में इनवर्स किया, M ट्रांसपोज M जो मैट्रिक्स है दैट वाज सिमिलर टू S ट्रांसपोज S, क्योंकि V और V इनवर्स, जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स सेम रहता है सिमिलर में, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज, रैंक सेम रहेगा बट ट्रेस में भी देखना पड़ेगा। सो बोलिए रैंक बोल सकते हैं। हाँ, रैंक और नलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, इसको ट्राई कीजिए, क्या बोलना चाह रहा है ये कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे तो सिर्फ रैंक सेम रहेगा ना। हाँ रैंक उसका सेम रहेगा उसके, और क्योंकि मैंने याद है ना आपको लिखाया था, अगर आप डेफिनेशन याद करो जो मैंने डेफिनेशन बाद में लिखाए थे कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, हमने ये लिखा था ना उसमें कि A कोई मैट्रिक्स है रैंक R का, A मैट्रिक्स का रैंक R है, तो सिग्मा के जो एंट्रीज होंगे और A का रैंक R है, इसका मतलब A के पास नॉन जीरो R नंबर ऑफ नॉन जीरोज आइगन वैल्यूज होंगी। A का रैंक अगर R है मीन्स A मैट्रिक्स हैज R नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, जिसको मैंने λ1 λ2 λr लिखा था। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया था सिग्मा को, कैसे डिफाइन किया था कि सिग्मा इज अ मैट्रिक्स, आपको याद होगा Bij, जहाँ पे लिखे थे Bij विल बी क्या λr फॉर I इज इक्वल टू j विच इज लेस देन इक्वल टू r एंड जीरो अदरवाइज। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है सिग्मा, इसमें जहां Ij इक्वल λ1 λ2 λr, बाकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी। और ये A अगर m क्रॉस n की है तो सिग्मा भी m क्रॉस n की होगी, यही देखा था हमने, A और सिग्मा का रैंक सेम होगा इसमें। सो जो यहाँ m, जैसे A लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी चलो A कर दो, सो A और सिग्मा का रैंक सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। ये R क्रॉस R की होगी ना सिग्मा। कौन R क्रॉस R की? नहीं, बाकी एंट्रीज जीरो हैं, वो डिपेंड करता है, m क्रॉस m की n की होगी, ओके ओके। बाकी एंट्रीज जीरो रखेंगे। R नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं तो वो आएगा इस पे, मतलब जो भी R नंबर ऑफ एग्जैक्टली नॉन जीरो, भी R नंबर, देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें था कि जो भी आइगन वैल्यूज आएंगे, नॉट नॉन जीरो ऑलवेज, मतलब जो भी A मैट्रिक्स है अगर रैंक R है तो इसमें R नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आएंगे आपके, उसमें तो आएगा ना, क्योंकि अच्छा एक मिनट, आप किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइगन वैल्यू A की नहीं, क्या बात कर रहे थे हम लोग, A ट्रांसपोज A ना, इसका ऑर्डर कितना होगा,
मतलब सिंगुलर वैल्यूज कितने आएंगे, आर आएंगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, आर नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज मिलेगा आपको। वो शुरू का डेफिनेशन देखो, उसमें समझ आएगा जो उस दिन लिखा था हमने डेफिनेशन। क्योंकि ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ना, आइगन वैल्यू तो उसकी निकालते हैं ना। सिंगुलर वैल्यू क्या होती है, सिंगुलर वैल्यू तो स्क्वायर रूट होती है ना ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज की। तो आप ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स निकालेंगे, उसकी आइगन वैल्यूज आएंगी, फिर उसके हम रूट लेंगे तो सिंगुलर वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n कर दो, लेट्स से ये ऐसा कर दो, सिग्मा i कर दो चाहो तो, है ना। वो तो वहाँ डेफिनेशन देख लेना जो डेफिनेशन लिखा था अभी। अब इसको ट्राई कीजिए। सर ऑप्शन ऑप्शन न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। अच्छा कौन, ओ कैन नॉट बी, अच्छा एक मिनट एक मिनट। तो पूछ रहा है कैन नॉट बी, तो मतलब यहाँ नंबर था लेकिन इसने पूछ दिया कैन नॉट बी, तो ये लिखना पड़ेगा ना। सो ये आपके एंट्रीज हैं, ये हो जाएंगे। वन बाई फोर 7/4 सर। कैन नॉट बी कौन सा आया, वन ए एंड डी। लेकिन इसमें मोर देन वन ऑप्शन है, कैन नॉट बी आइगन वैल्यूज, यस, है ना, मोर देन वन। तो 1/4 एंड 7/4। बाकी लोग चेक कीजिए। तो क्या किया आपने इसमें, सर मैंने m की वैल्यू, सपोज m जो है उसका आइगन वैल्यू लेमडा है, 1 पुट कर दिया, फिर m का आइगन वैल्यू लेमडा ले लिया, फिर 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 3, 2 2 लेमडा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, वैसे फिर 4 लेमडा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 6 लेमडा इक्वल्स टू 3। हम्म सर 1/2 3/4 और 3/2 तीन वैल्यूज आएगी। ये भी आ गया। नहीं मतलब ए डी नहीं है, दो के अलावा एक और लेमडा, बीस के अलावा एक और पॉसिबल है 3/2। 3/2 तो है ही। आपको देखना है कि 3/2 3/4 और 1/2। अच्छा 1/4 3/2 1/2 3/4 और 1/2। तो ये तीन पॉसिबल आइगन वैल्यू है n की, n मैट्रिक्स की। अरे तो देख लीजिए, बाकी लोग ये बता रखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो ये सम आइडेंटिटी मतलब स्केलर मैट्रिक्स हो गया ना, 3i इज अ स्केलर मैट्रिक्स, और mn प्लस n ट्रांसपोज m। सो बाकी लोगों को समझ आया क्या करना है, m की आइगन वैल्यू दे रखी है, तो एक एक आइगन वैल्यू m की पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग n की आइगन वैल्यूज आती जाएंगी, तो उससे आ जाएगा।
तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, सबने कर लिया होगा। ये देखिए, ये इनर प्रोडक्ट का है ना, तो M be the 3x3 real symmetric matrix with eigenvalues this and the corresponding unit eigenvectors of UVW है। XY be the two vectors in RQ such that MX is this and M square Y is this. Consider the usual inner product in RQ, वही चीज़ है जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ना, वर्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, यूजुअल इनर प्रोडक्ट, वही सेम चीज़ है। सो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, देखो ये जो मैग्नीट्यूड है ये लेंथ है, यही लेंथ को लास्ट टाइम मैंने नॉर्म लिखा था, इसी लेंथ को मैंने पिछले क्लास में नॉर्म लिखा था। नॉर्म का नोटेशन मैंने ये यूज़ किया था डबल मॉड वाला, लेकिन यहाँ पे इसने एक ही यूज़ किया इन्होंने, है ना, इन्होंने एक ही यूज़ किया है, सिंगल मतलब मॉड यूज़ किया। मॉड इज द मैग्नीट्यूड, नॉर्म लेंथ, जो समझो। तो आपको याद हो हमने क्या लिखा था लास्ट टाइम, नॉर्म v का स्क्वायर था, v और v का इनर प्रोडक्ट, यही था ना, ये आ जाएगा। और मैं बता रखा है m आइगन वैल्यू है विथ दिस, तो इसका मतलब मुझे बता रखा है कि mu इज माइनस u, मुझे बता रखा है mv इज प्लस v, मुझे बता रखा है m मैट्रिक्स है ना m, सो mv इज प्लस v, यही है। और फिर वी हैव गिवन डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर यूज कर लो आप, v mw इज इक्वल टू 2w, है ना, ये आपको गिवन है, साथ में ये सब भी गिवन है। तो एक काम करो ना, यहाँ एम स्क्वायर यहाँ भी कर लो, एम स्क्वायर एक्स निकाल लो, तो एम यू जो कि आ जाएगा माइनस यू, टू भी है सो टू एम भी, तो ये आ जाएगा टू भी, एंड टू एम डब्ल्यू तो ये फोर डब्ल्यू हो जाएगा, आ जाएगा भाई, एम डब्ल्यू टू डब्ल्यू तो फोर डब्ल्यू हो गया, तो ये हो गया। उन दोनों को ऐड कर लो चाहो तो, अब एम स्क्वायर एक्स यहाँ है, एम स्क्वायर वाई यहाँ है, दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, भेज दो उधर ऐड करके। सर m स्क्वायर x क्या किए, RHS में क्या दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, LHS RHS दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दिए। RHS में तो माइनस u भी थे ना, u जी mu किसके इक्वल है, ओके m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, सो एम स्क्वायर टाइम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ u वहाँ माइनस u तो जीरो हो गया, यहाँ माइनस भी वहाँ प्लस टू भी तो v रहेगा, यहाँ माइनस टू डब्ल्यू वहाँ फोर डब्ल्यू तो प्लस टू डब्ल्यू आ गया, तो ये आ गया v प्लस टू डब्ल्यू एम स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई एम को इधर भेज सकते हो, एम इनवर्स हो जाएगा, है ना, एम इनवर्स का स्क्वायर v प्लस टू डब्ल्यू, वैसे भी कर सकते हो, या क्या करना है, देख तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन इजीली आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है ये, और ये ऑर्थो नॉर्मल होगा ना, क्या बोल रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज दिस हैं, तो करस्पॉन्डिंग यूनिट आइगन वेक्टर्स ये दे रखा है आपको, तो यहाँ से चेक कर लो, ये आ जाएगा ना, एम इनवर्स इंटू एम इनवर्स है ना, तो डबल ऑपरेट करना होगा। तो यहाँ से अगर तुम लिखोगे एम इनवर्स यू तो ये भी माइनस यू ही होगा, एम इनवर्स वी होगा, एम इनवर्स डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दो बार ऑपरेट करो, डबल ऑपरेट करना पड़ेगा। सो पहले एक एम इनवर्स
और इसको इधर भेज दो, एम इनवर्स वी प्लस एम इनवर्स डब्ल्यू है ना, तो एम इनवर्स वी इज वी ओनली और 2 टाइम एम इनवर्स डब्ल्यू, सो ये डब्ल्यू बचेगा। फिर एक बार और ऑपरेट करो, सो एम इनवर्स वी इज द वी, एम इनवर्स डब्ल्यू इज डब्ल्यू बाई 2, तो ये फाइनली निकल के आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपका ये निकल के आ गया। एंड ऑर्थो देखो आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल होगा, यहाँ पे बना सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट आइगन वेक्टर्स, करस्पॉन्डिंग यूनिट आइगन वेक्टर्स ना। अच्छा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ना ये तो, ना सिमेट्रिक। वहाँ पे क्या किए, एम इनवर्स स्क्वायर के बाद क्या किए थे उसमें? एम इनवर्स 2 बार है ना, एक बार एम इनवर्स लगाया इस पे, फिर दूसरी बार एम इनवर्स लगाया, डबल एम इनवर्स लगाए, ओके, तो x प्लस वाई आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, यही चाहिए x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, तो इसका मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब है कि v प्लस डब्ल्यू बाई टू कॉमा वी प्लस डब्ल्यू बाई टू। अब v और v का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो नॉर्म v या लेंथ ऑफ v स्क्वायर, लेंथ v तो 1 है, यूनिट आइगन वेक्टर है, तो लेंथ भी 1 आ जाएगा, प्लस आगे प्लस में v का w के साथ 0, w का v के साथ 0, क्योंकि आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल, बोला था ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो सब ऑर्थोगोनल होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो ये 0 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 1/4, नॉर्म w 1 है, तो हो गया, तो आंसर आ गया 5/4, 5/4 मतलब 1.25, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो u भी w है ना, दे आर ऑर्थो नॉर्मल वैक्टर्स एक्चुअली, क्योंकि यूनिट वेक्टर बना दिया ना, सो दे आर ऑर्थो नॉर्मल वैक्टर्स। जस्ट कैलकुलेशन देख लो, बाकी समझ आ जाएगा। बाकी और भी अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ क्वेरी है किसी को या आगे बढ़ूं? हो गया सर। तो इसको कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट है ये, ड्राइव में है ऑलरेडी, या ग्रुप में भेज दूंगा, आप कहोगे तो कोई भेज देगा, है ना, तो इसको कंप्लीट करो, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे तो। सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन से ये भी ट्राई कर सकते हैं आप, ये सब आसान है, ये भी इनर प्रोडक्ट का ही है ना, बोल रहा है दिस टू आर ऑर्थोगोनल, तो बताओ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन से ये इजी है, कुछ खास नहीं है। सो आपसे तो इसको कंप्लीट करो, जो डाउट रह जाए आप डाउट क्लास में पूछो। अभी कल से मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा कंटिन्यू, तो हम लोग मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे कल से, तो ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, आप इसको ट्राई करो और कंप्लीट करो। ये असाइनमेंट में 67 क्वेश्चन थे ना टोटल शायद, तो भेज दीजिए। भेजिए, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर तो उसका क्वेश्चन नंबर है और पेपर का, ओके ओके, वैसे तो टोटल 29 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सर कुछ क्वेश्चन 24 में डाउट है। 24 में डाउट है, बताइए। 24 मतलब गेट 24 का। अच्छा गेट 24 का भी कर सकते हैं, तो
इसको भूलना चाहिए ना पहले, अभी डाउट क्लास ही कंटिन्यू होगा, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 24 का अगर बाकी असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, डाउट होगा तो पूछिए क्लास में, अभी डाउट क्लास ही है। तो 24 का ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से सर एक बात पूछना था। जी जी पूछिए। सर मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मेरा एमएससी मैथ बैकग्राउंड से है, तो